आप नहीं है सर, मैं नहीं हूँ, बल्कि बहुत सारे मेरे मार्केट पार्टिसिपेंट से बातचीत की, सभी का मानना है कि भाई आपने फिर गोल्ड पे ड्यूटी क्यों हटाई, फिर आपने एलटीसीजी बढ़ा दी, बताओ ये कोई मतलब थोड़ी ना। इन्वेस्टमेंट तो आपको आपने समझ लिया कि भाई मार्केट लोग अलग हैं, कॉर्नर्ड हैं, इनको अलग तरीके से ट्रीट करो। ऐसा मत करो, मार्केट के लोग भाई मार्केट वाले अलग हैं, ठीक है। अच्छा दिशो भाई, एक चीज़ और है, अभी बजट आ गया, बजट के अंदर ना एक ऐसी चर्चा हो रही थी कि भाई पहले ईवी को लेके मैम कुछ अच्छा बयान दे सकती हैं, रोड मैप देंगी, है ना। डिफेंस को लेकर और डिफेंस टू ग्रोथ कैसे आएगी उसको लेंगे। रेलवेज़ में शायद कैपेक्स और बढ़ेगा, लेकिन एक ही लाइन आई सिर्फ कि भाई हमारा कैपेक्स 11 लाख करोड़ का है। अब आप खुद से समझ लो किसका कितना कितना है, तो ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं आया। ये इंटीरियम में भी आया था, तो कुछ ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं आया। तो आप इन जो बढ़े हुए सेक्टर्स हैं उसमें क्या करना चाहोगे या क्या राय देना चाहोगे, जो बढ़े हुए सेक्टर हैं इन द टर्म्स ऑफ अ प्राइस। जी, एक्चुअली डिम्पी जी, पहले से आई मीन बजट की हमने वेट नहीं की थी, बिकॉज हमें भी लग रहा था कि गवर्नमेंट एक हद तक ही कुछ कर सकती है। तो रेलवे में हम तो काफी हद तक नहीं थे पहले भी, लेकिन जो भी हमारे पास था, हमने बजट के पहले ही हमने निकाल दिया, लेकिन हमें लगा नहीं था कि यहाँ पे कुछ ज्यादा होगा। डिफेंस में भी हमें ये लग रहा था कि अभी यहाँ से वैल्यूएशन जिस हिसाब से स्ट्रेच हो गए थे इन कंपनियों के, हमें ऐसे लगा कि अगर जो आगे की 3 साल भी बढ़िया हो तो भी आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो वैल्यूएशंस को। तो इसलिए एक आध स्टॉक हमने निकाल दिया, पूरा ही आउट कर दिया, फिर दूसरा एक स्टॉक हमने हल्का हो गया हम उसमें। तो इसलिए हमें लग रहा था कि यहाँ पे थोड़ा आपको थम के रहना पड़ेगा, और एक्चुअली यही हुआ कि और गवर्नमेंट की भी गलती नहीं है, क्योंकि एक हद तक वो भी पुश कर सकते हैं, बट बियॉन्ड दैट उनको थोड़ा प्राइवेट सेक्टर को भी अप करनी पड़ेगी अपनी गेम। तो उसके लिए हमें लगा था कि थोड़ा बैक ऑफ कर दीजिए। दूसरा जो हमें एक बड़ा जो अचंभा सा लगा वो था रियल एस्टेट के लिए, जहां पे उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स तो कम कर दिए, लेकिन इंडेक्सेशन हटा दिया। आप सोचिए, अभी जो जिसके पास पुश्तैनी जो जमीन होगी या तो कोई घर, उसका तो बहुत ही बड़ा हिट होने वाला है, क्योंकि 2 साढ़े 7% कम हो गया, लेकिन जो इंडेक्सेशन 2004 तक अवेलेबल था वो भी 2001 तक कर दिया उन्होंने। और उसके बाद वाले तो और भी वो होंगे। तो इसलिए ये सब हमें बिल्कुल समझ नहीं आया कि थ्रस्ट किधर का है। आपको अगर ये इन्वेस्टमेंट का थ्रस्ट करना था तो आपको कैपिटल गेन्स में ज्यादा ट्रिंकर नहीं करना चाहिए था। आप गोल्ड आपने कम कर दिया, तो क्या आपको चाहिए कि गोल्ड में सेविंग्स हो? तो ये सब हमें जरा समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हमने थोड़ा सोचा कि थोड़ा बैक ऑफ हो जाइए बाजार से, थोड़ा समझ जाइए बाजार में अभी आज की तारीख में। जी। और स्टॉक स्पेसिफिक कॉल लेने हैं तो वही लीजिए, लेंगे हम आगे चल के। ये इंडेक्सेशन वाला देखिए, बहुत लोगों को ये गुगली समझ में नहीं आई। हालांकि रेवेन्यू सेक्रेटरी आके हमारे चैनल पर स्वदेश पर सफाई भी दे रहे थे कि नहीं, अगर किसी की पुरानी अगर कोई प्रॉपर्टी है, होल्डिंग है, तो उसको उतना असर नहीं पड़ेगा, बल्कि उसको फायदा होगा। खैर, ये कैलकुलेशन वाला मामला है उनके हिसाब से पूरा का पूरा। आप सर ये बताइए कि यहाँ से अगर बाजार को अगर मूव लेना है, तो क्या जो नतीजे हैं अर्निंग से वही मूव कराएंगे बाजार को? और अगर मान लीजिए किसी को बजट में कुछ खोजना है अभी, क्या आपको लगता है कि वैल्यूएशन के हिसाब से या फिर प्राइस के हिसाब से कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां पर अभी भी कम से कम निवेश के मौके हैं अच्छे? जी देखिए, एक्चुअली पहले भी अब जो हमारा बाजार चल रहा था वो इसलिए चल रहा था, एक तो काफी री रेटिंग हुई है हमारे बाजार की इन टर्म्स ऑफ पीज वगैरह, क्योंकि काफी अट्रैक्टिव बाजार था हमारा। अट्रैक्टिव इन द सेंस के इन्वेस्टर्स के लिए। आप सोचिए, चाइना जिसने इतना बढ़िया जीडीपी ग्रोथ दिखाया पिछले 20 साल में, मतलब पिछले 2-3 साल छोड़ के आप देखें पिछले 20 साल के उनके बाद के, तो उसमें तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखाया था। पर वो बाजार कभी चला नहीं। चला इसलिए नहीं क्योंकि चाइना काफी हद तक एक अट्रैक्टिव मार्केट नहीं था इन्वेस्टर्स के लिए। ग्लोबल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं मैं, और डोमेस्टिक के लिए भी, क्योंकि वो इतना फोकस नहीं देते थे अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर या ग्लोबल इन्वेस्टर को।